तो बेटा आज का टॉपिक हमारा है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। एक गैस आज हम प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। डिफरेंट मेथड्स हैं इसके। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ईजीएस्ट टॉपिक है। कभी कभार इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह बन जाते हैं, कोई एमसीक्यूज वगैरह भी इसमें से आ जाते हैं। तो हम आपको डिस्कस करते हैं आपके साथ कि क्वेश्चन किस तरह का इसमें से आ सकता है, कौन सी इक्वेशन इसमें से आती है आमतौर पर, और कौन सा एमसीक्यूज और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कभी लॉन्ग क्वेश्चन तो इसमें से नहीं आता, लेकिन इसमें से एमसीक्यूज वगैरह ज़्यादातर आ जाते हैं, या कभी कभार एक नंबर की कोई इक्वेशंस वगैरह इसमें से आ जाती हैं। वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन और सल्फर की कम्बिनेशन से ये गैस जो है वो बनाई जाती बनती है। इसकी स्मेल जो है वो बहुत ही अजीब सी होती है, रोटन एग जैसी स्मेल होती है इसकी। तो इस वजह से हम इसे सेवर गैस या फिर स्टिंक डंप के नाम से इसको जानते हैं। बहुत ही इसकी स्मेल की वजह से ये नाम दिया गया है इसको। बहुत ही यूँ समझ सकते हैं सिंपल अल्फाज में, एक गंदी सी स्मेल होती है इसकी बिल्कुल। इसलिए इसको सवर गैस या फिर स्टिंग डम के नाम से इसको जानते हैं। प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं इसके, लेकिन मेथड बहुत आसान आसान से हैं। जैसे फर्स्ट मेथड आपके पास देख सकते हैं, आपको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, मतलब के हाई लेवल के ऊपर जो इसको हम प्रिपेयर करते हैं। वो तो एक तो बहुत ही सिंपल मेथड है कि सल्फर जो है उसकी डायरेक्ट कम्बिनेशन से हम इसको करते हैं, सिंपल एडिशन रिएक्शन सल्फर का और हाइड्रोजन का हम करवाते हैं, जिसके जरिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो प्रिपेयर होती है। इसके बाद ओके, तो फर्स्ट मेथड जो आपके पास है वो है इंडस्ट्रियल मेथड, जिसमें सल्फर के जरिए हम इसको प्रिपेयर करेंगे, जिसमें सल्फर को डायरेक्ट कंबाइन करते हैं हम बेटा हाइड्रोजन के साथ। और सेकंड मेथड होता है स्टेबनाइट के जरिए। एक एलिमेंट होता है हमारे पास एंटीमनी, एसपी। एसबी को बोलते हैं एंटीमनी, बोलते हैं इसको एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। सल्फर की किस्में तीन है, तो इसका नाम होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। इसको सिंपल या शॉर्टकट में बोलते हैं स्टेबनाइट, बोलते हैं इसको। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक एलिमेंट है हमारे पास है एस बी, सिंबल है इसका बेटा, एंटीमनी बोलते हैं इसको। केमिकल नेम इसको पढ़ेंगे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो है स्टिबनाइट होता है। इसके जरिए करवाते हैं, HCl के साथ डिस्कशन करवाते हैं सिंपल। इसमें एंटीमनी और क्लोरीन आपस में कंबाइन होते हैं, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड बन जाता है। हाइड्रोजन और सल्फर आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन सल्फाइड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक, ये इक्वेशन जो है वो एग्जाम्स में अक्सर आ जाती है कंप्लीट करने के लिए, कि आपको रिएक्टेंट्स गिवन होते हैं, आपने प्रोडक्ट इसमें फॉर्म करना होता है। तो बहुत ही सिंपल है, आपने याद रखना है कि एंटीमनी की जो वैलेंसी होती है वो +3 होती है, सल्फर की वैलेंसी बेटा -2 होती है। ठीक है, ये क्रॉस में वैलेंसी आपके सामने मेंशन है, तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। जब इसको इक्वेशन करवाएंगे, पॉजिटिव आइन को नेगेटिव के साथ मिलाना है आपने, और इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से मिलाना है। तो एंटीमनी को जब क्लोराइड से मिलाएंगे तो आपने याद रखना है कि इसकी वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है, तो 3 को अपने क्रॉस में यहाँ पर मेंशन करते हैं। और हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि H2S होता है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की वैलेंसी बेटा +1 है और सल्फर की वैलेंसी -2 होती है। तो इस तरीके से आप इसे क्रॉस में वैलेंसी को मेंशन करेंगे, तो इस तरह इक्वेशन को आप कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपने छोटा सा पॉइंट याद रखा कि एंटीमनी जो है, Sb जो है, उसका जो वैलेंसी होती है या उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, वो +3 होती है। बस अगर आप ये छोटी सी चीज़ याद रख लें तो रिएक्शन जो है वो खुद ब खुद ही कंप्लीट हो जाएगा। कि आप जब रिएक्शन करवाएंगे Sb का क्लोरीन के साथ, तो आप साथ में 3 मेंशन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब हाइड्रोजन सल्फाइड को कंबाइन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फर की जो वैलेंसी है वो -2 यहाँ पर मेंशन है, तो वो आप यहाँ पर भी मेंशन करेंगे। और फार्मूला तो वैसे भी आपको पता ही होगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड का H2SC होता है। तो ये सिंपल दो मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड, जिसके जरिए हम सल्फर और हाइड्रोजन कम्बिनेशन से गैस हाइड्रोजन सल्फाइड को बना सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास एक मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड, वो है जिंक सल्फाइड के जरिए। जिंक सल्फाइड, ये बच्चे अक्सर
लास्ट टाइम भी लेक्चर के दौरान बच्चे ने सबसे आखिर में पूछा था, सर आपको कैसे पता लगता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है या वैलेंसी क्या है? बेटा वो याद करनी पड़ती है और कुछ लॉजिक्स हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं हर लेक्चर में हर एक लॉजिक कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ आपको। लास्ट टाइम पूरा ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना सिखाया जाके, हालांकि वो फर्स्ट ईयर में भी हम सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको मैंने पूरा जो है वो नाइट्रिक एसिड के अंदर पूरा ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना सिखाया। ठीक है, किस तरह करते हैं हर ईच एंड एवरीथिंग आपको मैंने सिखाई पूरी की पूरी, बाकायदा प्रेजेंटेशन भी दी आपको उसकी। ठीक है, उसके बावजूद फिर आप पूछते हैं कि सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैसे पता लगता है? तो बेटा मुझे नहीं पता लगता, आपको भी पता लग सकता है, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी अगर आप इसकी केयर करें, थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो सब कुछ पता लग जाएगा। बहरहाल अभी दोबारा देख लीजिए यहाँ पर, जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि सल्फर की जो वैलेंसी है वो यहाँ से पता लग रही है आपको -2 है। ठीक है, यहाँ से क्रॉस में वैलेंसी आ रही है, वो वैलेंसी आपको मैंने यहाँ भी बताई, देखिए यहाँ पे भी सल्फर की वैलेंसी क्रॉस में आ रही है, यहाँ से भी। तो अब कंफर्म हो गया कि सल्फर की वैलेंसी ज़्यादातर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, वो -2 है। अब जब यहाँ पर आएंगे तो जिंक सल्फाइड, अब जिंक सल्फाइड लिखा मैंने तो यहाँ पर जिंक के साथ मैंने 2 क्यों नहीं लिखा? तो इसका बेटा सिंपल रीजन है कि जिंक के साथ 2 इसलिए नहीं लिखा कि इसका मतलब है कि जिंक की वैलेंसी भी +2 है। अब अगर सल्फर की वैलेंसी -2 है तो जिंक की वैलेंसी क्या है बेटा, +2 है। तो दोनों वैलेंसीज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पर किसी वैलेंसी को हम मेंशन नहीं करें। ये सिंपल इसका रीजन है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि अगर जिंक की वैलेंसी जिंक की वैलेंसी अगर +2 है तो सल्फर की क्या बेटा, -2। अब जब हम रशिंग करवाएंगे यहाँ पर, तो जिंक का रशिंग करवाएंगे क्लोरीन के साथ। अब अगर ये कोई पूछे कि सर आपने जिंक का रशिंग क्लोरीन से क्यों करवाया, तो बेटा यहाँ पर चार्जेस का मसला होता है कि पॉजिटिव आयन को नेगेटिव से मिलाने और नेगेटिव को पॉजिटिव से मिलाना, ये तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट है। सर आपको कैसे पता लगेगा कि पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है? तो बेटा किसी भी कंपाउंड के अंदर आमतौर पर जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो आमतौर पर मेटल ही होता है। चलो कभी कभार नॉन मेटल भी होता है, लेकिन बहरहाल अगर मेटल हो वो, या पहला एलिमेंट जो होता है वो नॉर्मली तौर पर क्या होता है, वो कैटाइन होता है, मतलब पॉजिटिव आयन होता है। और जो सेकंड एलिमेंट होता है या सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, वो आपका नेगेटिव आयन के तौर पर कंसीडर किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये क्या नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पर H पॉजिटिव है और Cl क्या नेगेटिव है। तो इसके पॉजिटिव को इसके अपने नेगेटिव से मिलाना है। तो फिलहाल तो आपने सिर्फ मिलाना है, मतलब मिला के लिखना है। तो आपने Zn और Cl को मिला के यहाँ लिख दिया, Zn और Cl। अब फिर वैलेंसी पे बात करेंगे। तो जिंक की वैलेंसी यहाँ कंफर्म हो चुकी है कि क्या है, +2 है। तो आपने वो जो जिंक की वैलेंसी है उसको क्रॉस में अपने यहाँ पर मेंशन कर देना। अब फिर वही बात कि सर क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पर क्यों नहीं लिखी, तो बेटा फिर आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरीन बिलोंग्स टू द 7th ग्रुप। और ये 7th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वगैरह, उनकी वैलेंसी क्या होती है, वो -1 होती है। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको स्टेप बाय स्टेप याद करनी है। अब जो चीज़ आपको, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप 118 एलिमेंट्स की वैलेंसी याद करना शुरू कर दें, तो ये तो बहुत टिपिकल काम होगा, बहुत ही मुश्किल काम होगा। और हर एक रेशन में वैलेंसी चेंज भी होती रहती है। तो आप उस इक्वेशन के लिहाज से आप बात करें या उस रिएक्शन के लिहाज से जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको आपने नोट डाउन करें, उसको समझें, उसको बार बार रिपीट करें। तो अब यहाँ पर इसके अलावा कभी जिंक अगर इस्तेमाल हो, जो कि पहले भी इस्तेमाल हो चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिंक की जो वैलेंसी है वो +2 होती है। सल्फर अगर कहीं और इस्तेमाल हो तो आपने याद रखना है अपनी मेमोरी में कि उसकी वैलेंसी जो है वो -2 होती है। हेलोजेंस जो है, जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया कि इसकी वैलेंसी बेटा की होती है वो -1 होती है। तो ये चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बाकी क्या बच गया, हाइड्रोजन और सल्फर वो आपस में कंबाइन, पहले कंबाइन करें आप, जैसे उसको लिखें एक साथ हाइड्रोजन और सल्फर को, तो आपने लिखा हाइड्रोजन और सल्फर। फिर आप इसकी वैलेंसी पे गौर करेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है, सल्फर की वैलेंसी -2 है, तो क्रॉस में आप -2 यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। इस तरीके से आप इन रिएक्शन को क्या करेंगे, वो कंप्लीट करते हैं। ओके, ये तो था आपके पास इंडस्ट्रियल मेथड, सिंपल। सल्फर के जरिए डायरेक्ट कम्बिनेशन किया आपने। ठीक है, उसके बाद एक केमिकल इस्तेमाल किया स्टेबनाइट, जिसमें आपने इस्तेमाल किया एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, Sb एंटीमनी एलिमेंट होता है। सल्फर इस्तेमाल किया एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, रिएक्शन करवाया आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो एंटीमनी ट्राइक्लोराइड बन गया यहाँ पर, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनी। तीसरे मेथड में आपने क्या किया, जिंक सल्फाइड का रिएक्शन करवाया HCl से, डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुई कि इसका पॉजिटिव आइन इसके नेगेटिव आइन से मिल गया, इसका पॉजिटिव आइन इसके नेगेटिव आइन से कंबाइन हुआ, ये कंपाउंड आपको बस बन गया। डन। ओके जनाब। ओके बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे कि लेबोरेटरी मेथड में हम हाइड्रोजन सल्फाइड को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे।
तो किफ्स ऑपरेटर्स का हम यूज़ करेंगे और किफ्स ऑपरेटर्स के ज़रिए हम इसको प्रिपेयर करेंगे। उफ, और आपके आंसर्स आए मेरे पास, लेकिन सरफराज आप सल्फर का आप मुझे बता रहे हैं कि वैलेंसी जो है वो 6 है। बेटा ये तो ज्यादती कर रहे हैं आप मेरे साथ, बहुत बड़ी। ऐसा नहीं करें बेटा, प्लीज़ कंसंट्रेशन दें क्लास में। सल्फर की वैलेंसी तो मैंने बेटा पता नहीं कितनी दफ़ा बता दी है। अब तो ऐसा नहीं करें, आप मुझे कह रहे हैं कि सल्फर की वैलेंसी +6 होती है। ठीक है, ऐसा नहीं करें बेटा। इतनी दफ़ा तो आपको बता चुका हूँ कि सल्फर की वैलेंसी -2 है। आप यहाँ पे कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं, प्रीवियस आपने यहाँ पढ़ा। ये बेटा इतनी सी बात आप याद रखें, आपसे रिक्वेस्ट है, इतनी सी बात याद रखें सिर्फ, कि वैलेंसी हमेशा क्रॉस में ऐसे करके लिखी जाती है। सल्फर की वैलेंसी 2 है तभी यहाँ लिखी जा रही है इस तरफ, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तब इस तरफ लिखी जा रही है। छोटी सी बात आप याद नहीं कर पा रहे। और जो पहला एलिमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा एलिमेंट नेगेटिव होता है। इससे आसान अल्फाज में और मैं कैसे समझाऊं? छोटी सी बात यही याद रखिए। हालांकि इसके इसमें और भी कॉम्प्लिकेशन हैं बहुत सारी, लेकिन कम से कम अगर आप यही याद रख लेंगे, यही बहुत है आपके लिए। इस चीज को तो फॉलो कर लें कम से कम। एलिमेंट्स हैं, क्रॉस में वैलेंसी लिखी जाती है। जो पहला एलिमेंट होता है वो प्लस पॉजिटिव होता है, कैटाइन होता है, दूसरा एनाइन होता है, नेगेटिव होता है। तो बस जो वैलेंसीज यहाँ लिखी है वो क्रॉस में होती हैं। बस इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, बस ये याद रखें हमेशा। जी बेटा, दो एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मतलब एक नेगेटिव होगी, एक पॉजिटिव होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हो सकती है। ठीक है। तो उसमें फिर कुछ कंडीशन आप डेफिनेटली, उसमें वैलेंसीज आपको मालूम नहीं हो सकती। जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे HCl लिखा हुआ है यहाँ पर। अब HCl की वैलेंसी यहाँ पर क्रॉस में नहीं है, तो इनकी दोनों की वैलेंसी सेम होती है। फिर आपको मालूम करनी पड़ेगी वैलेंसीज क्या है, फिर लॉजिक्स होती हैं कुछ ना कुछ, कुछ टेक्निक्स होती हैं उसके जरिए। वो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। फिर जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता लग रहा, तो आप देखें कि हाइड्रोजन जो है उसकी वैलेंसी मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो सकती है। आपको पता है कि इसकी वैलेंसी या तो होगी +1 या फिर -1 होगी। अब ये तो नहीं कि +2 होगी, +3 होगी, +4 होगी, +5 होगी। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कहीं ना कहीं पर उस केमिकल के अंदर कोई ना कोई ऑप्शन मौजूद होता है उन एलिमेंट्स का। तो इससे यहाँ पर अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कहूँगा सर मुझे कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे आसान काम क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या +1 होती है या -1 होती है, लेकिन हाइड्रोजन की को पहले लिखा हुआ है तो उसकी वैलेंसी ज़्यादातर चांसेस क्या होंगे, +1 होगी। तो सेकंड जो एलिमेंट होगा उसकी वैलेंसी इससे मिलती जुलती होगी, तभी तो क्रॉस में नहीं लिखा हुआ। तो डेफिनेटली इसकी वैलेंसी क्या होगी, फिर अगर इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है तो साथ वाले एलिमेंट की वैलेंसी होगी -1 होगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है। या जैसे एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए आप, अब जिंक सल्फाइड है। अब या तो इसकी वैलेंसी +1 है, -1 है, क्योंकि क्रॉस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, या इनकी वैलेंसी फिर सेम है। अब सेम में +1 +1 -1, +2 -2, +3 -3, +4 -4, कुछ भी हो सकती है। अब मुझे कैसे पता लगेगा? तो मुझे फिर हाईलाइट करना है। ये तो मुझे पता है ना कि जिंक की वैलेंसी ज्यादातर क्या होती है, वो +2 होती है, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर कंपाउंड्स में जिंक हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी वैलेंसी +। लेकिन अगर आपको नहीं पता कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम सल्फर तो अभी बार बार पढ़ा है ना। चले जिंक अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, तो सल्फर तो अभी पता नहीं कितनी दफा पढ़ लिया आपने कि सल्फर की वैलेंसी -2 है। अब अगर सल्फर की वैलेंसी -2 है, तो क्रॉस में यहाँ लिखी क्यों नहीं जा रही? इसलिए नहीं लिखी जा रही कि साथ वाले एलिमेंट की वैलेंसी भी उतनी ही होगी, ताकि वो आपस में कैंसिल हो सके। तो इस तरीके से कोई ना ट्रिक होती है उसके अंदर, जिससे आप उसको मालूम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्रिक्स हर जगह पे काम आती है, लेकिन कहीं ना कहीं पर इसके अलावा फिर कोई और ट्रिक होगी उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं पर कोई ट्रिक होती है जिसके जरिए आप उसकी वैलेंसी तक पहुंच सकते हैं, मुश्किल काम नहीं है। और अगर दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो फिर आपको वही मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। कौन से वाला? ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है, कि आपको अगर एक एलिमेंट की वैलेंसी मालूम करनी है और बाकी की मालूम है, तो आप फिर ऑक्सीडेशन नंबर के जरिए उसकी वैलेंसी मालूम करें। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। बहरहाल किस अप्रेटिस के जरिए हम इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ एसिड। यहाँ पर एसिड इस्तेमाल करेंगे हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर जो आयरन इस्तेमाल किया हमने, उसकी वैलेंसी +2 है, तो उसको हम पढ़ेंगे फेरस सल्फेट। ठीक है। अगर आयरन की वैलेंसी +2 होती है तो हम उसको फेरस पढ़ते हैं। अगर आयरन की वैलेंसी होगी +3 होती है, तो हम उसको पढ़ते हैं फेरिक पढ़ते हैं। ठीक है ना, फेरिक। याद रखिएगा, फेरस एंड फेरिक। तो फेरस सल्फेट है यहाँ पर। सल्फर की वैलेंसी -2 है, तो डेफिनेटली आयरन की वैलेंसी क्या होगी बेटा, वो +2 होगी, तभी यहाँ लिखा नहीं गया। अगर आयरन की वैलेंसी +3 होती,
आयरन की वैलेंसी अगर +3 होती तो बिल्कुल ऐसे लिखा जाता जैसे कि अभी पीछे आपने यहाँ लिखा था, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को लिखा था, स्टिग्नाइट को जैसे लिखा था ना यहाँ पर क्रॉस में से करके, ये देखा यहाँ पर 3 लिखा था। अगर आयरन की वैलेंसी इस फार्मूले के अंदर अगर 3 होती तो हम इसको इस तरह लिखते, लेकिन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि दोनों की वैलेंसी क्या सेम। सल्फर की वैलेंसी में पता है कि माइनस है, तो आयरन की वैलेंसी क्या होगी बेटा, वो प्लस में होगी। तो ये चीज होगी। अब इसको आपने कंबाइन करना है। अब आपको इसे बताया, अब वही ट्रिक इसमें इस्तेमाल करें, इसका पॉजिटिव आइन को इसके नेगेटिव आइन से मिला दीजिए और इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से मिला दीजिए। जब इसमें कंबाइन करेंगे आप तो आयरन को क्लोरीन को पहले मिला के आपस में लिख दीजिए, वैलेंसी मत लिखिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो पहले आयरन और क्लोरीन को मैंने लिखा, मिला के ये लिख दिया। अब मुझे याद रखना है कि यार मैंने किसके साथ 2 लगाने, 3 लगाने, 4 लगाने, 5 लगाने, तो मुझे थोड़ा याद करना पड़ेगा कि भाई आयरन की वैलेंसी +2 थी, तो 2 वैलेंसी थी, तो 2 को मैं क्रॉस में क्लोरीन के साथ यहाँ लिख देता हूँ। क्लोरीन की वैलेंसी भी थोड़ी देर पहले गाइड किया आपको कि बेटा हेलोजेंस है, तो हेलोजन की वैलेंसी -1 होती है ज्यादातर, तो -1 है वैलेंसी, तो वो डेफिनेटली 1 को यहाँ पर हम मेंशन नहीं करेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड तो अभी माशाल्लाह आपको आ ही गया कि H2S होता है सिर्फ, तो आपने यहाँ मेंशन कर दिया। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पर एक चीज आपने और सीखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखिए जरा इसको भी, शाबाश। H2SO4, अक्सर ये फार्मूला आपने पढ़ा है, अक्सर पढ़ा है फार्मूला, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये जो 2 लिखा हुआ है ये क्या है, ये वैलेंसी है। किसकी वैलेंसी, किसकी ओवरऑल वैलेंसी है, डेफिनेटली ये SO4, ये जो सल्फेट आइन है, इस कंप्लीट सल्फेट आइन की वैलेंसी क्या है, वो -2। अब यहाँ पर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता लगी, हालांकि ये पता पहले पता होना चाहिए थी, नहीं पता कोई इश्यू नहीं है, अब पता करें, अब याद रखें इसको। ये सल्फेट जो होता है, इस तरह ना, जिस तरह सिंगल सिंगल एलिमेंट्स होते हैं ना, इस तरह कंबाइंड कुछ सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे आयनिक फॉर्म के अंदर कुछ डिफरेंट, जैसे सब SO4 है, SO3 है, SO2 है, CO3 है, ठीक है, या HCO3 है, मतलब इस तरह कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स, बाइसल्फेट्स, ठीक है। इस तरह जो आपके पास सब्सटेंस होते हैं या आइंस होते हैं, उनकी वैलेंसीज आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि उनकी ओवरऑल चार्जेस के ऊपर क्या होगा, उनका ऑक्सीडेशन नंबर ओवरऑल क्या होगा। जैसे SO4 है, अब इस कंप्लीट SO4 की जो ऑक्सीडेशन नंबर है टॉप के ऊपर, वो क्या है, वो -2, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्रॉस में यहाँ पर आ जाएगा और हाइड्रोजन क्या होगा, वो 1 होगा, तो इसके बाद H2SO4 पढ़ते हैं इसे। अब जब कंबाइन होगा तो पॉजिटिव आइन जो होगा वो नेगेटिव से मिलेगा, मिल गया, ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना लिया आपने। पॉजिटिव क्या था, आयरन था, आपने आयरन लिख दिया। SO4 नेगेटिव था, वो आपने साथ में लिख दिया। अब वैलेंसीज को देखें, मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा, वजह क्या उसकी, क्यों नहीं लिखा यहाँ पे मैंने 2, हालांकि यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ है। सल्फेट की वैलेंसी जो -2 थी वो मैंने क्रॉस में यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ लिखी है, लेकिन यहाँ पर मैं सल्फेट की वैलेंसी को आयरन के साथ यहाँ पर मेंशन ही नहीं कर रहा। अब ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, बताइए ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका रीजन बताइए, शाबाश। सल्फेट की वैलेंसी यहाँ मैंने कंफर्म किया कि -2 है, वो यहाँ पर मैंने मेंशन की, लेकिन मैं यहाँ पर मेंशन क्यों नहीं कर रहा जी। ठीक है, इक्वल वैलेंसीज, वैलेंसीज कैंसिल हो गई, शाबाश, कैंसिल ईच अदर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, ठीक है। कैंसिल कब होंगी, जब सेम होंगी। सेम का मतलब आयरन की वैलेंसी क्या है, आयरन की वैलेंसी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि क्या होती है बेटा, +2 होती है, शाबाश। आयरन की वैलेंसी +2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, तो +2 और -2 यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा बस यही थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, अगर आप इसको थोड़ी सी कंसंट्रेशन से, थोड़ी सी कंसंट्रेशन दे देना अगर आपको, और ज्यादा नहीं है, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, बहुत ही कम पॉइंट्स हैं, कभी कभार, मैं आपको ये हरगिज नहीं कह रहा कि आप ये वाले रूल हर एक इक्वेशन पर, हर एक कंपाउंड पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यार मोस्टली कंपाउंड जो कम से कम आपके सेकेंड ईयर के अंदर इन्वॉल्व है ना, उनमें मोस्टली कंपाउंड के ऊपर आप ये वाली छोटी मोटी जो टेक्निक्स होती हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। कुछ में चेंज होते हैं, उससे कुछ अलग रूल्स होते हैं, अगर कोई ऐसा कंपाउंड हमारे सामने आएगा तो फिर हम आपको उसमें मजीद गाइड भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी कंपाउंड्स के अंदर यही छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। सो बाकी हाइड्रोजन और सल्फर कंबाइन होने के बाद क्या बनाएंगे, वो हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मतलब जब इसको बनाने लगते हो ना आप, तो इस इन बातों का भी ख्याल किया करो कि आप ये टेंशन मत लिया करो कि सर, मतलब कि डायरेक्टली फार्मूले की तरफ मत जाया करो। वैलेंसीज अगर आपने लगानी है तो मतलब थोड़ा पहले एलिमेंट को एक साथ लिख तो लिया करें, उसके बाद वैलेंसीज को क्रॉस में लिखना शुरू किया करें, ठीक है ना, इस तरीके से।
तो ये किप्स सेपरेटर्स के जरिए आपके जो है वो इसको प्रिपेयर हुई। यहाँ से एमसीक्यूज बहुत दफा आता है, बहुत दफा इसकी एमसीक्यूज नजर से गुजरा है। ये अपरेटिस का नाम पूछते हैं हमसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड को किस अपरेटिस के जरिए लैब में प्रिपेयर किया जाता है। तो ये अपरेटिस का नाम प्लीज आप लिख कर लीजिएगा, किप्स अपरेटिस। या इसको रिवर्स में भी पूछ सकते हैं कि वो किप्स अपरेटिस जो है वो किसकी प्रोडक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रोडक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो आपस में इंटरकनेक्टेड चीजें हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा तो किप्स अपरेटिस है, किप्स अपरेटिस आएगा तो आपने क्या लिखना है, हाइड्रोजन सल्फाइड लिखना है। इक्वेशन आमतौर पे जो आती है इसमें ज़्यादातर जो मतलब आपको कहते हैं कि इक्वेशन कंप्लीट कीजिए, तो इक्वेशन जो कंप्लीट करने के लिए आती है वो आती है ये वाली, स्टिब्नाइट वाली, ठीक है ना। कभी कभार स्टिब्नाइट का केमिकल फार्मूला भी पूछ लेते हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि आपको कॉमन नेम देते हैं स्टिब्नाइट और बोलते हैं इसका केमिकल फार्मूला बताइए क्या है। सो आपने केमिकल फार्मूला इसका याद रखिएगा, और कभी कभी ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने के लिए भी आती है। तो ये दो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो इसमें से आते हैं अक्सर, तो ये आपने याद रखना। इसके अलावा से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है। टॉपिक तो बड़ा छोटा सा था ये आज का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको समझाने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। तो कोई इशू नहीं, चले, वेस्ट नहीं कहेंगे हम इसे, कुछ ना कुछ आपको समझ में आया तो हम इसको कहेंगे कि हमारा वेस्टेज नहीं है पॉइंट, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक जो है वो एक ही दिन में खत्म होना चाहिए था, इसके कुछ रिएक्शंस हैं वो भी खत्म होने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल कोई इशू नहीं है, कल कर लेंगे दोबारा, कोई इशू नहीं, बस आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो कल इसको हम दोबारा रिपीट कर देंगे, कोई इशू नहीं है दोबारा। और इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, सिंपल सिंपल सी वो कर लेंगे, लेकिन जो लॉजिक्स जो ट्रिक्स आज बताई हैं आपको वैलेंसीज के लिहाज से, इसके लिहाज से वो भी जरा याद रखिएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के जो तरीके आपको सिखाए थे, ठीक है। मैं स्लाइड को रिवर्स कर देता हूँ, वो तरीके कहाँ सिखाए थे, अगर आपको नाइट्रिक एसिड के याद, ये देखें, ये स्लाइड आपको याद हो तो मैंने आपको यहाँ पर सिखाई थी कि किस तरीके से आप नाइट्रिक एसिड के अंदर डिफरेंट एलिमेंट के या किसी भी कंपाउंड के आप किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये इस तरह का टॉपिक आपको फर्स्ट ईयर में भी मिल जाएगा, अगर आपके पास प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह पढ़े हुए तो उसको भी एक दफ़ा देख लीजिए, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। और किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए ये भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो बहरहाल इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो अपने माइंड में रखिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों ने करना है तो आप कर सकते हैं।